नेक्स्ट है प्राण आवृत उदान। प्राण आवृत उदान। तो एक तो हमने देखा कि पूसा में हृदय रोग होता है। ठीक है, तो हृदय रोग यहाँ देख पा रहे हो ये। दूसरा आपने देखा ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की चिकित्सा कराई जाती है कहाँ कहाँ, दो जगह, पीवीपीयू। तो यहाँ चिकित्सा में देख रहे हो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की चिकित्सा। इसके अलावा आपने देखी आश्वासन चिकित्सा कराते हैं उप्पू को, यानी उदान आवृत प्राण और प्राण आवृत उदान के अंदर, तो आश्वासन चिकित्सा भी लिखी हुई है। क्लियर। तो चिकित्सा आपको ऑलरेडी याद है। लक्षणों में हृदय रोग से पहचान लोगे, क्योंकि अगर साथ में ग्रहणी भी आ जाएगा तो वो कौन सी हो जाएगी, बोलिए। समान आवृत अपान। पूसा समान को हृदय रोग। आवृत अपान। क्लियर है, जो पीछे पढ़कर है। तो सिर्फ हृदय रोग है और वो नहीं है, तो प्राण आवृत उदान है। तो शिरोग्रह, प्रतिशय, निश्वास उच्छ्वास संग्रह, मतलब श्वास प्रॉपर नहीं आ रहा, हृदय रोग और मुक्षोष। तो यह है प्राण आवृत उदान। आगे देखिए उदान आवृत प्राण। तो यूपी में सबका ओजनाश होता है, तो देख लोगे यहाँ पे कर्म ओज बल वर्णाश है ना, तो ओज से पहचान लोगे यूपी में सबका ओजनाश होता है उदानावृत प्राण। और समानावृत व्यान के अंदर ओजनाश की बात थी, प्लस उप्पू को आश्वासन चिकित्सा करानी चाहिए, तो आश्वासन भी है उदानावृत प्राण के अंदर, उप्पू को आश्वासन। बाकी आप देख लो, तो कर्म ओज बल वर्णाश हो रहा है, अब ओज गया तो मृत्यु भी हो ही जाएगी, सीधी सी बात है। शीतल जल से सिंचन कराना है और आश्वासन चिकित्सा कराने हैं। ट्रिक लिखी है, अभी खास आपको नहीं देखनी, आप तो पहले से ही जानते हो क्या है यहाँ। नेक्स्ट है उदान आवृत अपान। अच्छा, अब एक और बात आ गई कि देखो जिस वायु ने आवरण किया होगा ना, जाहिर सी बात है उसके लक्षण दिखाई देंगे, और जिसके ऊपर आवरण हुआ है तो उसके लक्षण कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, उदान आवृत अपान है। तो उदान वायु की देखो छर्दी श्वास। तो उदान वायु क्योंकि ज्यादा डोमिनेंसी हो गई है, उदान वायु कहाँ रहती है बोलो, राजस्थान में। ऊर्ध्व प्रदेश में रहती है ना। जत्रुगत। ठीक है बेटा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ रहने वाली उदान वायु है, भाषित की आदि कर्म देखा था आपने। और जो अपान वायु नीचे की तरफ रहती है, उसका काम क्या है, चीजों को नीचे की ओर ले जाना, मल मूत्र आर्तव गर्भ शुक्र इन सबको नीचे की ओर ले जाना। तो यहाँ क्या हो रहा है, उदान वायु के लक्षण ज्यादा डोमिनेंट हो गए, तो गति ऊपर की ओर हो गई है दोषों की। तो छर्दी हो रही है ना, वॉमिटिंग हो रही है, श्वास रोग हो गया। चिकित्सा में आप देखोगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अपान वायु को लेके आना नीचे की तरफ, तो उसकी चिकित्सा क्या होगी कि बस्ती करा दो अपान वायु के लिए, और जो भी अन्न है भोजन है वात का अनुलोमन करने वाला, उसका प्रयोग करा दो। तो बस्ती और वात अनुलोमन चिकित्सा याद रखोगे। आर्यन, श्रेष्ठ वात का अनुलोमन करने वाला द्रव्य कौन सा है। हेलो हेलो। हाँ बेटा बोलो। सर, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था, हुआ होता ना? श्रेष्ठ वात अनुलोमक द्रव्य क्या है। तेल। और कोई। हरित की। हरित की। हरित की सर। ठीक है, तो हरित की है वात अनुलोमना नाम। अग्रे से सवाल है, जब भी इस तरह का सवाल दिया जाएगा तो अग्रे में क्या लिखा है वो बताना है आपको। तो खैर, यहाँ ओके कह सर। रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि छर्दी श्वास जो होता है उदान वायु की वजह से होता है, ऐसे याद रख सकते हो। और क्योंकि अपान वायु को नीचे की ओर लेके आना है, उसके लिए चिकित्सा क्या करा रहे हैं हम, बस्ती वात अनुलोमक भोजन, तो इस तरह की चिकित्सा है, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है अपान आवृत उदान। तो अब की बार उल्टा होगा, अब अपान वायु ने आवरण किया उदान के ऊपर, तो अपान के लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे। तो अपान वायु क्या करती है कि मल को नीचे की ओर लेके जाना, तो देखो अतिसार दिखाई दे रहा है, यहाँ से कैच कर सकते हो, अतिसार हो गया। ठीक है, चिकित्सा क्या करानी है कि दोषों को ऊपर की तरफ भेजना है आपको। तो ऊपर की तरफ दोष कब जाएंगे, आप वमन कराओगे, तो गति ऊपर की तरफ हो जाएगी दोषों की। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि अतिसार हो रहा है इसके लक्षणों में अपान आवृत उदान में, और चिकित्सा में वमन बताया गया। बाकी दीपन ग्राही भोजन है, तो रीजन क्या है कि अतिसार हो रहा है तो ग्राही भोजन कराना है। ठीक है, अतिसार है इसलिए ग्राही भोजन करा रहे हैं मल को रोकने के लिए। तो इजी है कि लक्षणों में अतिसार, और चिकित्सा में इसलिए वमन करा रहे हैं, दीपन करा रहे हैं और ग्राही भोजन करा रहे हैं। बाकी आप देख लो कि अपान आवृत उदान के अंदर मोह भी हो रहा है, अल्पाग्नि भी हो रही है। तो मैं तो इस तरह याद रखता था, वही शक्ति कपूर वाला आऊ मोहे अल्प अग्नि अतिसार हो गया, मतलब कि मैं बीमार हो गया। जैसे हमने याद किया था आऊ गधे का घर, उस तरह याद किया था ना वहाँ। हाँ, तो इसी तरह यहाँ समझ सकते हो कि आऊ
मोहे अल्प अग्नि अतिसार हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं शक्ति कपूर बोल रहा अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। व्यान अवृत अपान। तो यहां देखोगे अपान का देखो आवरण हुआ है, तो अपान के लक्षण कम आ रहे होंगे। अपान को हमें वापस से एस्टेब्लिश करना है, तो चिकित्सा देखो पहले आप कि स्निग्ध और अनुलोमन चिकित्साएं करा रहे हैं, देख के समझ आ रहा होगा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अपान वायु का फंक्शन चाहिए हमको प्रॉपर हो, उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है। बाकी रोग क्या होते हैं, कंडीशन का नाम है व्यान आवृत अपान। तो ऐसे ही हम दो रोग याद करते हैं, वा से व्यान, वा से ही वमन, और ए से अपान, आ से ही आधमान। तो हम ऐसे याद रख लेते हैं कि वमन आधमान जहां मिलते हैं तो वो है व्यान आवृत अपान। और चिकित्सा तो वही चलेगी, स्निग्ध अनुलोमन। बाकी और कुछ कैरेक्टर हैं कि उदावर्त हो जाना, गुल्म हो जाना, परिकर्तिका रोग हो जाना, आप देख सकते हो, पूछा नहीं जाता, मगर मैंने ट्रिक बता दी है कि वमन आधमान दो हैं, उनसे आप पहचान लोगे जब श्लोक रख के देगा कि ये किसका श्लोक है। तो व्यान आवृत अपान का हिंट नीचे लिखे हैं सारे, अगर भूल जाओ तो हर एक के नीचे लिखा हुआ है कि कैसे समझना है। नेक्स्ट है अपान आवृत व्यान। तो अपान ने व्यान का आवरण कर लिया, ठीक है, तो अपान के लक्षण ज्यादा मिलेंगे, व्यान के कम मिलेंगे। तो अपान के लक्षण फिर वही देखो कि विण मूत्र रेतस इनकी अति प्रवृत्ति होना। जैसे पीछे देखा था आपने कि अतिसार हुआ था, उसी तरह यहाँ भी है कि विण है, मूत्र है, रेतस है, तो इन सबकी अति प्रवृत्ति हो रही है। तो चिकित्सा में क्या करोगे, इनको रोकने के लिए मेडिसिन दोगे, तो संग्राही औषध दोगे इनको रोकने के लिए। तो हम याद रखते हैं कि अब मल मूत्र ज्यादा आएंगे, अब यानी अपान आवृत व्यान। तो अब मल मूत्र इत्यादि जो है ज्यादा आएंगे, तो चिकित्सा में अति प्रवृत्ति क्योंकि हो रही है, तो संग्रहण औषध देते हैं रोकने के लिए उसको। क्लियर। तो अब यानी अपान आवृत व्यान। नेक्स्ट है समान आवृत व्यान। समान आवृत व्यान, तो आपको याद है यूपी में सबका ओजनाश होता है, तो देखो ओजनाश यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, यूपी में सबका ओजनाश होता है। प्लस ट्रिक लिखिए याद करने के लिए कि सभी को क्या करना चाहिए, व्यायाम और लघु भोजन करना चाहिए। कि सभी लोगों को ऐसा ही करना चाहिए कि व्यायाम करें और लघु भोजन करें। तो सब यानी समान आवृत व्यान क्या करें, व्यायाम और लघु भोजन, कि सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए और लघु भोजन करना चाहिए। तो इस तरह याद कर सकते हो, जैसे आपने याद किया पीछे कि अब मल मूत्र की अति प्रवृत्ति होगी, या फिर आउ मोहे अल्प अग्नि अतिसार, उस तरह ये भी याद रखना है कि सबको व्यायाम करना है और लघु भोजन करना है। क्लियर। बाकी वो छह तो मिलेगा ही। पीछे आपने जो देखा था उदान आवृत प्राण के अंदर, वहां साथ में क्या था, मृत्यु भी थी, क्योंकि प्राणवायु की बात है, बात समझ रहे हो, तो वहां मरण भी था। तो यहाँ मरण नहीं है, यहाँ सिर्फ ओज बल क्षय की बात लिखी हुई है। आगे आ जाइए। उदान आवृत व्यान। उदान आवृत व्यान, तो ट्रिक देखो, पहले पूरी ट्रिक लिखी हुई है कि मान लो यूवी नाम का कोई बच्चा है छोटा, तो वो चेष्टा ही नहीं करता। छोटे बच्चे क्या करते हैं, सोते रहते हैं ज्यादातर टाइम, तो वो कोई चेष्टा नहीं करता, नेत्र बंद करके सोता रहता है और हल्का भोजन करता है, छोटा बच्चा है क्योंकि। तो वही इसके लक्षण है देखो कि अल्प अग्नि है, छोटा बच्चा है क्योंकि स्वेटिंग हो नहीं रही है, कुछ काम तो करता नहीं है ना, माँ की गोद में है या सो रहा है आराम से। चेष्टा हानि, कोई चेष्टा नहीं कर रहा है। ये चक्षु होगा बेटा, अश्रु निर्मिलन लिख दिया, चक्षु निर्मिलन, आंखें बंद रखना, ठीक। चक्षु निर्मिलन, आंखें बंद रखता है अपनी। और चिकित्सा क्या करानी है, पथ्यम मितम लघु। तो पथ्य भोजन, कम मात्रा में भोजन, और लघु भोजन, पथ्यम मितम लघु, ऐसा भोजन कराना है। तो यूवी कोई बच्चा है, अल्पाग्नि है उसमें, आश्वेत स्वेटिंग नहीं होती, चेष्टा हानि चेष्टा ही नहीं करता, अश्रु आंखें बंद रखता है, चक्षु निर्मिलन, और भोजन कैसा कराना है उसको, पथ्यम मितम लघु। तो इस तरह करके इसको याद रखोगे। चिकित्सा पथ्यम मितम लघु भोजन। मित का मतलब होता है मात्रा में कम। नेक्स्ट देखिए, क्रमशः उष्ण अनुष्ण व्यत्यास चिकित्सा करनी चाहिए, तो बता ही दिया मैंने आपको कि वात व्याधि के अंदर और पित्तावृत वात के अंदर, यहाँ पे दोनों जगह व्यत्यास चिकित्सा का उल्लेख है। बता देंगे मुझे लक्ष्मी, किस रोग का निदान है ये व्यत्यास करना, शीत उष्ण व्यत्यास निदान बताया गया वहाँ। सर एक बार क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बेटा बताएं। एक रोग देखो, ये तो चिकित्सा है, व्यत्यास चिकित्सा बताई गई है। एक रोग भी है जहाँ व्यत्यास को मना किया गया है कि व्यत्यास करने से वो रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग है। और कोई,
कुष्ठ। कुष्ठ, सही कह कुष्ठ। रही है सबा। ठीक है, कुष्ठ रोग हो जाता है बेटा, कुष्ठ में मना है। आप पढ़ोगे कि गर्म उष्ण, ऐसा लिखा हुआ है ना कि आप उष्ण बाहर से कहीं से आए हो भी, एकदम से आके शीतल जल में स्नान कर लिया है, ठंडा पानी पी लिया, तो मना है वो। ठीक है, तो वो व्यत्यास मना है, अदरवाइज वहाँ स्किन डिसऑर्डर हो जाता है। तो क्रमशः उष्ण अनुष्ण व्यत्यास चिकित्सा। अच्छा, एक और बात समझ लोगे। जैसे लक्ष्मी का ही फोन आया था मेरे पास अभी, क्या है कि जो आपकी इंटर्नशिप है एआईए पीजीटी के लिए, तो वहाँ थोड़ा एक्सटेंशन दे दिया गया है ना। तो कुछ लोगों का नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो जैसे लक्ष्मी का है 1 मंथ शॉर्ट पड़ रहा है अभी भी, कि इंटर्नशिप अगर 1 महीना और आगे बढ़ जाए तो एग्जाम दे पाएगी लक्ष्मी भी। ठीक है, ऐसा मे भी काफी सारे लोगों के साथ हो। तो अगर चाहो तो एक मैसेज भेज सकते हो सब लोग, क्योंकि ये गलती की जो लोग रह गए हैं, काफी सारे लोग के मैसेज मेरे पास आए हैं, और भी 2-3 लोग के मैसेज हैं, तो वो भी रह गए हैं। तो जो लोग रह गए हैं या नहीं भी रह गए हैं, आप चाहते हो तो मेल कर दो, एनटीए को कर दो, है ना। टैग किस किस को करना है कि मेल करोगे तो एनटीए में भेज देना, अपना आयुष विभाग में भेज दो, सीसीआईएम को लिख दो, सीसीआरएस को कर दो, एनसीआईएसएम को कर दो, जितने विभाग जानते हो तो सब जगह टैग कर दो कि भाई हमारा अभी 1 महीने का या 2 महीने का एक्सटेंशन और दे दो थोड़ा सा इंटर्नशिप का, तो लाभ मिल सकता है ना। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, आप लोगों ने देखा था कि एक बार पहले एक्सटेंशन किया था उन्होंने, उसके पहले भी किया है। तो लास्ट टाइम भी लग रहा था होगा नहीं फाइनली, लेकिन एंड में उन्होंने दिसंबर तक अलाउ कर दिया था इंटर्नशिप के लिए। तो हो सकता है अभी भी हो जाए, लेकिन कंडीशन यही है कि कितने लोगों ने कहा। मान लो कोई एक व्यक्ति कह रहा है तो समझ लेंगे अच्छा अकेला ही रह गया होगा। ठीक है, तो अगर और लोग हो ऐसे तो आप मैसेज कर सकते हो, तो उसका लाभ मिल सकता है अभी भी। ठीक है, वापस आ जाता है। तो क्रमशः उष्ण अनुष्ण व्यत्यास चिकित्सा करें। और देखो, एक जनरल सिद्धांत बताया है सारी वायु के लिए, कि उदान वायु है तो उसकी चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, ऊपर की ओर लेकर जाने वाली। जैसा हमने देखा भी चिकित्सा पढ़ते समय भी। अपान वायु है तो उसकी अधोगति होती है, तो नीचे की ओर लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए उसको। समान वायु का कह रहे हैं कि शमन करना चाहिए, अगर वो ज्यादा बढ़ रही है कुछ इस तरह से है, शमन। व्यान वायु का योजन करना है कि सही से चलाते रहो उसको, जैसे चल रही है ठीक से चलाना है। और प्राण वायु का, उसकी सदा कह रहे हैं रक्षा करनी है, क्योंकि उसके आश्रित तो हमारे प्राण है चरक के अनुसार। तो याद रखोगे जो जो शब्द आए हैं। पित्त आवृत उदान वायु का लक्षण है ओज भ्रंश। आगे फिर कुछ और आवरण बताए हुए हैं, ठीक है, दोषों से आवरण बताए हुए हैं वायु के। तो उसमें है पित्त आवृत उदान में क्या होता है, ओज भ्रंश। ये भी याद रखोगे, मतलब ओज का इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी हो रहा है। पित्त आवृत अपान के अंदर क्या होता है, हारिद्र मूत्र वर्चस्व, कि हारिद्र वर्ण का मूत्र मल इनका त्याग होना। और रज की अति प्रवृत्ति, ये चीज याद रखोगे, रज की अति प्रवृत्ति है, रजस्चा अति वर्तनम, ऐसा करके वर्ड है, यहाँ लिखा नहीं पूरा। रज की अति प्रवृत्ति, ठीक कर लेना इस शब्द को। रजस्चा अति वर्तनम मतलब अधिक प्रवृत्ति होना। समझ आ रहा होगा, पित्त है और अपान वायु को इन्वॉल्वमेंट कर लिया है उसने। ठीक है, तो पित्त आवृत अपान में रज की अति प्रवृत्ति, ये स्पेशली याद रखोगे। कफ आवृत अपान की वजह से कह रहे हैं कफज में हो जाता है, कफज प्रमेय, कफ आवृत अपान वायु की वजह से। यदि कफ और पित्त से प्राणवायु का आवरण हो जाए, ठीक है, तो कह रहे हैं फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक करना, कि ये गर्यांश है नहीं, कृत साध्य कंडीशन है। अगर कफ और पित्त से प्राणवायु का आवरण हो, प्राणवायु का, नॉर्मल वायु का नहीं, प्राणवायु का। प्राणवायु के आश्रित हमारा जीवन है, उदान वायु के आश्रित हमारा बल है। इसीलिए सुश्रुत ने उदान वायु को श्रेष्ठ कहा और चरक ने प्राणवायु को श्रेष्ठ कहा। सभी आवृतवाद 1 वर्ष के पश्चात असाध्य हो जाते हैं। तो आवरण 1 वर्ष के बाद असाध्य हो जाते हैं, या फिर दुष्चिकित्सा तो हो ही जाते हैं, दुष्क्रम साध्य, मुश्किल से ठीक होने वाले। आवृतवाद के उपद्रव लिखे हुए हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं यहाँ पे। तो हृदय रोग, विद्रधि, गुल्म, अतिसार और प्लीहा रोग। ठीक है, ट्रिक लिखिए याद करने के लिए, कि हद के बाद गुल्ला, अतिसार से पीला हो गया, कि गुल्ला या गोलू जो भी याद करना चाहो, कि गोलू को मान लो अतिसार हुआ होगा, तो बहुत सीवियर अतिसार हो गया होगा एक हद के बाद, फिर वो कह रहे हैं पीला हो गया, मतलब उसका कलर चेंज हो गया देखने में भी, वीकनेस की वजह से। तो हद यानी हृदय रोग, बाद से विद्रधि तो हद के बाद, गोलू यानी गुल्म, अतिसार से पीला तो अतिसार और पीलिया रोग। नेक्स्ट देखिए, यही लिखे हैं योनि व्यापक के उपद्रव। तो शायद ये आपने देखे होंगे, जो लेक्चर दिए होंगे वहां बात हुई होगी। गैप, जो कल लेक्चर दिया होगा आप लोगों को, गैप यानी गुल्म, अर्श और प्रदर। तो योनि व्यापक के उपद्रव, गुल्म, अर्श और प्रदर, ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट आ जाओ चिकित्सा पे। आवृतवात में अनअभिसंधि, स्निग्ध और श्रोतोशोधन चिकित्साएं करानी चाहिए। ठीक है। यापन अनुवासन बस्तियां देनी चाहिए, मृदु श्वसन कराना चाहिए, च्यवनप्राश शिलाजीत का प्रयोग कराना चाहिए। देख लो, ऐसे इस पे सवाल नहीं आते। आवृत अपान वायु की चिकित्सा, तो कह रहे हैं दीपन ग्राही इस तरह की भेषज देनी है, वायु का अनुलोमन करना है, पक्वाशय का शोधन कराना है, इस तरह चिकित्साएं होंगी। अगेन नॉर्मल बात है। अगले श्लोक में कह रहे हैं लोके वायु सोमा नाम दुर्विज्ञा यथि गति, कि जिस तरह सृष्टि के अंदर वायु की, अर्क यानी सूर्य की, सोम यानी चंद्रमा की गति है कि उसको मुश्किल से जान पाते हैं, उसी तरह शरीर के अंदर वात पित्त कफ है कि इनको जानना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जो चिकित्सक है क्षय वृद्धि समत्व जानता है, वायु का आवरण जानता है सारे। ठीक है। तो वो कभी भी चिकित्सा में मोहित नहीं होता, यानी अच्छे से चिकित्सा कर लेता है वो। चैप्टर के कुछ योग आए हैं। इस चैप्टर के योग वैसे पूछे नहीं जाते एग्जाम वगैरह में कहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस कोई योग है नहीं ऐसा, फिर भी देख लेते हैं। कह रहे हैं शुद्ध वात के अंदर दश मूल आदि घृत का प्रयोग, चित्रक आदि घृत का प्रयोग, लिख रहे हैं वात रोगम हरम परम। बलादि घृत शुक्ति या प्रकुंच प्रमाण में देने की बात करें नस्य के लिए। निर्गुंडी तेल है, यही लिखा है कि योग रत्नाकर ने तो गंडमाला में बताया है, और वचा तेल को भी उन्होंने गंडमाला के अंदर बता रखा है। बला तेल श्रेष्ठ वात व्याधि नाशक, आत्रे ने बताया है। अमृता आद्य तेल अगेन आत्रे ने बताया है। अग्रय है वात व्याधि नाशन में ये भी। मूलक आद्य तेल, रासना तेल, वृक्ष मूल आदि तेल, मूलक तेल। मैं नहीं कह रहा योग याद करने को, क्लियर, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, रीडिंग लगा नहीं। आवृत वात में वही पीछे भी लिखे थे पॉइंट से कि अनभिसंधि स्निग्ध श्रोतो शुद्धि कर चिकित्सा करानी है, मधुर अनुवासन बस्तियां देनी है, यापन बस्ती, मृदु श्रंसन कराना है, रसायन शिलाजीत सा दुग्ध गुगलू का प्रयोग, च्यवनप्राश का प्रयोग। कह रहे हैं सिर्फ दुग्ध आहार पे रहते हुए च्यवनप्राश का प्रयोग कराओ। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें और कुछ ऐसे जरूरी चीज है नहीं कि आप याद करो उसको। अच्छा, मुझे एक हेल्प करोगे? अब मैं आपका पंचकर्म वैसे शुरू करने वाला हूँ, लेकिन आपके इस बैच के अंदर ओरिजिनली एक तो हम लोगों ने चरक सूत्र पूरा पढ़ लिया होगा, मतलब हमने जो स्टार्ट किया होगा बैच, मेरे ख्याल से रसशास्त्र के साथ शुरू किया था हमने, इवनिंग बैच जो शुरू किया था। बताओगे जरा, जो शुरुआत से पढ़ा है इस बैच के अंदर, जिसने ये बैच ही ज्वाइन किया शुरुआत से। हाँ बेटा, सूत्र से किया था सर। सूत्र से स्टार्ट सर किया था। सूट चलो, तो यानी कि जी फर्स्ट पार्ट हमने पूरा कर लिया। क्या सुश्रुत शारीर पढ़ा दिया इस बैच के अंदर? यस पढ़ा सर। दिया। पढ़ा दिया है। ठीक है। चलो, वही जानना चाह रहा था, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो चुका है, चिकित्सा आपका हो चुका है, द्रव्य गुण आपका ऑलमोस्ट हो चुका है ना? और भेषज हो चुका है इस बैच के अंदर। यस हाँ सर। सर हो गया र, है। यस सर। रसशास्त्र। यस यस सर सर। हो गया। वो भी हो गया सर। अच्छा, तो काफी खिंच गया इस बैच के अंदर। नहीं सर, रसशास्त्र नहीं हुआ इसमें। नहीं, वो सर चलो कोई रसायन। बाद में ज्वाइन किसी का यस हुआ होगा तो सर। नहीं हुआ होगा, बाकी इस बैच में पढ़ा है ना रसशास्त्र, मैंने वैसे स्टार्टिंग जब की थी। यस जी सर सर। हो गया। ठीक है। ठीक है, किसी का रह गया पर्टिकुलर, मैं समझ रहा हूँ उस बात को, कोई बात नहीं। ठीक है। तो बेटा एक तो ये ध्यान रखोगे, जैसे किसी का रह जाए रसशास्त्र, मान लो मैंने पहले भी कहा है कि इवनिंग बैच में जो हम 2 सेशन कर रहे हैं ना, तो सेकंड वाले सेशन के अंदर मैंने कल जैसे शुरू किया है तो भैषज्य कल्पना शुरू कर दिया है। तो हम वहाँ पहले भैषज्य पढ़ेंगे सेकंड बैच में, उसके बाद हम लोग द्रव्य गुण पढ़ेंगे। अगर यहाँ भी किसी का छूट गया हो द्रव्य गुण, अभी जस्ट अभी पढ़ाया मैंने, फिर भी छूट गया हो तो वहाँ कवर कर लेना, मेरे से पूछ लेना। और उसके बाद हम लोग वहाँ रसशास्त्र पढ़ेंगे, जो सेकंड सेशन होता है। क्लियर? बाकी इस बैच का ठीक है, अच्छी बात है कि काफी खिंच चुका है, मतलब सुश्रुत रह गया, मेन जो रह गया हमारा सुश्रुत का सूत्र स्थान निदान कल्प स्थान। अच्छा, कल्प भी शायद यहाँ सुश्रुत कल्प नहीं हुआ ना? नहीं सर अभी नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। तो मतलब इसके बाद पंचकर्म के बाद आपका मुझे जो है सुश्रुत वाला पार्ट पकड़ना है, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो देखेंगे आगे। चैप्टर नंबर 29। तो अगला पोर्शन जो आपका यहाँ मैं कराऊंगा वो कराऊंगा पंचकर्म, तो उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेना, नहीं निकाले हो अगर अभी तक आपने। देखते हैं। चैप्टर का नाम है वात रक्त। तो वात रक्त यानी गाउटी आर्थराइटिस के साथ हम लोग रिलेट करते हैं इसको, गाउट के साथ काफी बात हो गई होगी कि प्यूरिन प्रोटीन होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाती है, पोडेग्रा साइन मिलता है इसके अंदर, पैर के अंगूठे से शुरू होती है बीमारी। क्यों शुरू होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या फिर कह लो कि हमारे जो डिस्टल बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां तक, अ, वहाँ जो ब्लड है मतलब उसकी कूलिंग हो जाती है, और कूलिंग की वजह से वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है।
जो मोनोसोडियम यूरेट है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, MSU। ये सारी बातें हो गई होंगी। इसमें गुगलू है, किशोर गुगलू, जो हम इस्तेमाल करते हैं चिकित्सा में। ठीक है, तो ये जनरल बात है। दूसरा, इस रोग के अंदर वात और रक्त दोनों ही कुपित होते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं। वात बढ़ेगा, बढ़ के रक्त के मार्ग को रोक लेता है। रक्त बढ़ता है, बढ़ के वात के मार्ग को रोक लेता है। फाइनली दोनों बढ़ते हैं और रोग को उत्पन्न कर देते हैं, वात रक्त को। एक और व्याधि मिलती है हमको जिसका नाम होता है रक्तवात। रक्तवात को हम लोग रिलेट करते हैं हाइपर टेंशन के साथ। ठीक है, बीपी जो बढ़ जाता है, वहां पे दोनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब दोनों का नहीं है, वात और रक्त का, सिर्फ वात बढ़ता है। ठीक है, रक्तवात के अंदर सिर्फ वात बढ़ता है। दूसरा, हाइपरटेंशन के साथ एक टर्म आपको बताई होगी, असेंशियल हाइपरटेंशन। तो वो क्या होता है कि अनआइडेंटिफाइड कोज है, मतलब इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। इडियोपैथिक। हाँ बेटा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। इतनी बातें हो गई होंगी, अब आगे देख लो, चलो आप क्या लिखा हुआ है। तो वात रक्त में कह रहे हैं वात दूषित होता है, रक्त भी दूषित होता है। रक्त वात के अंदर सिर्फ वात दूषित होता है, तो यहाँ पहले लिख दिए वो पॉइंट्स। वात रक्त वायु और अग्नि के तुल्य होने से तथा वायु और रक्त के संसर्ग से होने वाला रोग होता है, इसीलिए इसको कह रहे हैं वात रक्त कहते हैं। ठीक है, तो वायु और अग्नि के तुल्य है, वायु और रक्त के संसर्ग से होता है, इसलिए वात रक्त कहते हैं। निदान की अगर बात करें, श्लोक नंबर 7 है, सेकंड हाफ। तो प्रायशः सुकुमाराणाम मिष्टान सुख भोजनाम, यानी कैसे लोगों को ये व्याधि होती है जो प्राय सुकुमार प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, मधुर अन्न का सेवन करते हैं, सुख में जीवन बिताने की कोशिश करते हैं कि कुछ मेहनत नहीं करनी। तो मिष्टान सुख भोजनाम। सुश्रुत की अगर बात करें, उन्होंने जो ये मिष्टान सुख भोजनाम लिखा है, इसकी जगह लिखा मिथ्या आहार विहारिणाम, कि मिथ्या आहार विहार करने वाले। बने रहेंगे बेटा, एक मिनट। देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो आचार्य चरक हैं, उन्होंने लिखा कि सुकुमार प्रवृत्ति के लोग, एक तो ऐसे जो मधुरन खाते हैं, है ना, सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं, उन लोग को होता है। तो मिष्टान सुख भोजनम। सुश्रुत में देख पा रहे हो, मिथ्या आहार विहारी नाम। तो मिथ्या आहार विहार करने वाले लोग, तो याद रखोगे डिफरेंस जो दोनों का। संप्राप्ति की बात करें, मैंने आपको बता दिया है कि वायु बढ़ती है, वायु वृद्ध हो, वृद्धेन रक्तेन वारितापति, कि बढ़ के रक्त का मार्ग रोकती है। फिर आगे इस तरह से लिखा हुआ है कि रक्त बढ़ता है, वो वायु का मार्ग रोकता है। ठीक है, तो पहचान लेना कभी आ जाए तो किस रोग की संप्राप्ति है, कि वायु विवृद्ध हो, वृद्धेन रक्तेन वारितापति करके, वात रक्त के। सोचो, देखो क्या लिख रहा है कि प्रायशः सुकुमारा नाम मिथ्या आहार विहारे नाम प्रमद मद व्यवाय, व्यवाय में शायति पीड़ितम ऋतु सात में विपर्यात स्नेह आदि नाम च विभ्रमात अव्यवाय तथा स्थूले वात रक्तम प्रकोप्यते। तो यहाँ कारण बताएं, एक तो ये बता दिया प्राय सुकुमार प्रवृत्ति के और वही मिथ्या आहार विहार करने वाले। इसके अलावा देखोगे यहाँ लिखा है, यहाँ पर व्यवय करना, और यहाँ देखो अव्यवय। तो इसके निदान में सुश्रुत ने व्यवय को भी कह दिया और अव्यवय को भी कह दिया। ये व्यायाम होगा बेटा, ये व्यायाम है, ये नहीं है व्यवय। ये प्रमद जो है, प्रमद का मतलब ही होता है अव्यवय, वो गलत लिख दिया, व्यवय नहीं हो, व्यायाम है। ये प्रमद जो है, प्रमद का मतलब होता है
व्यवय। सही कर लो इसको, अगर ये वाले नोट्स आपके पास भी, तो ये व्यवय नहीं होगा, ये व्यायाम होगा यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक। और आगे जो लिखा है प्रमद, इसका मतलब होता है सॉरी व्यवय, मतलब मैथुन करना। तो जरूरी बात क्या निकल के आती है कि व्यवय और अव्यवय दोनों को ही निदान बता दिया, मतलब मैथुन करना और मैथुन ना करना दोनों निदान है इसके सुश्रुत के अनुसार। तो ये चीज देख लेना, बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं। कह रहे हैं स्थूल लोगों को वातरक्त होता है, ये भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, स्थान की बात करते हैं, कहाँ होता है रोग। तो करो पादावंगुल्या सर्व संध्याचा, यानी हाथ पैर की उंगलियां और सारी संधियां, कृतवादो हस्ते पादे तु मूलम देहे विधावती, कि सबसे पहले हाथ या पैर में व्याधि अपना मूल बनाती है, उसके बाद पूरी देह के अंदर फैल जाती है। ठीक है, तो याद रखना, चरक ने ऐसा नहीं लिखा कि पैर से शुरू होती है, चरक ने लिखा हाथ या पैर से शुरू होती है। ठीक है, तो करो पादावंगुलिया सर्व संध्याचा, हाथ पैर की उंगलियां और सारी संधियों का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्लस स्थान कहाँ से बनाएगी, हाथ या पैर से, ऐसा लिख रहे हैं चरक। अगर सुश्रुत की बात करें तो वो लिखते हैं पादियोर मूलम आस्थाए, कि पैर के मूल में स्थान बनाती है व्याधि अपना। तो उन्होंने वो लिखा जो मॉडर्न में हम लोग जानते हैं ज्यादा। तो पादियोर मूलम आस्थाए, आंखों विष के समान पीड़ा करने वाली, आंखों विष, याद रखेंगे। ठीक है, आंखों विष के समान पीड़ा करने वाला, आंखों विष कैसे काम करता है ना, जैसे किसी को आप देखोगे भी, किसी को माउस ने कभी काट लिया होगा, इस तरह की बात होगी। तो बार बार जब थोड़ा मौसम बिगड़ता है कि आसमान में बादल आएंगे, बरसात का समय आएगा, हवा चलेगी, तो उनको कष्ट होने लगता है, समस्या बढ़ने लगती है उनकी। तो इसी तरह कह रहे हैं कि बार बार कि अभी लगेगा ठीक होगी कंडीशन, फिर कुछ दिनों के बाद उभर के आ जाएगी, तो इस तरह की कंडीशन होती है। आंखों विष के समान रिलेट किया गया है, ध्यान रखोगे वर्ड आप। तो चरक के अनुसार हाथ पैर कहीं भी मूल बना सकती है व्याधि, और सुश्रुत के अनुसार पैरों से मूल बना के शुरू होती है व्याधि, और आंखों विष के समान पीड़ा करती है। यही देख पा रहे हो, कुछ और टर्म्स हैं आपको शायद याद होंगी, कि वृश्चिक दंश के समान पीड़ा कहाँ होती है। तो पच्यमान विदृधि में कहा चरक ने, पच्यमान शोफ में कहा सुश्रुत ने, और आमवात में कहा माधव ने। वृश्चिक दंश के समान पीड़ा, पच्यमान विदृधि चरक, पच्यमान शोफ सुश्रुत, और आमवात माधव। यही लिखा है वर्टी दंश के समान, है ना। तो वैस्प वगैरह जो वो काट लेते हैं, तो उसके समान पीड़ा होती है उदर्द के अंदर। जैसे वो ततैया वगैरह कहते हैं ना, काट गई, तो उस तरह की जो पीड़ा होती है वो उदर्द के अंदर होती है, अर्टिकेरिया, समझ लोगे आप। तो वृश्चिक दंश के समान पच्यमान विदृधि चरक, पच्यमान शोफ सुश्रुत, सा से शोफ सा से सुश्रुत, ऐसे याद रखोगे। आमवात माधव, और वर्टी दंश के समान पीड़ा उदर्द के अंदर बताई गई है। विशिष्ट संप्राप्ति आगे और लिखी है इस रोग की। तो कह रहे हैं वायु क्या करती है, वायु अपने सूक्ष्म और सरगुण के कारण संधियों में फैलने वाली है, हमें संधियों में पहुंच जाती है जल्दी। रक्त के अंदर द्रव गुण होता है और सरगुण होता है। तो याद क्या रखोगे, एग्जाम में सवाल ऐसा आ चुका है कि रक्त का कौन सा गुण है या वायु का कौन सा गुण। तो सरगुण तो दोनों में कॉमन देख पा रहे हो, तो इसकी बात नहीं करता वो। तो वायु सूक्ष्मता के कारण और रक्त जो है अपने द्रवत्व के कारण इस व्याधि को उत्पन्न करता है, इनको स्पेशली याद रखना। तो यहाँ लिख रहे हैं कि रक्त जो होता है अपने द्रव गुण के कारण संपूर्ण स्रोतों में फैलने वाला होता है। ठीक है, तो रक्त में द्रवत्व है और वायु के अंदर सूक्ष्मत्व है। इन दोनों गुणों से वात रक्त स्राव मार्गों से शरीर में गमन करता है, और मतलब व्याधि आगे फैलती है। नेक्स्ट चलिए पूर्व रूप। तो याद आ रहा होगा, स्वेदो अत्यर्थम नावा, जो पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है पूर्व रूप का, आपको कहाँ कहाँ पढ़ाया है। स्वेद वह श्रोत दृष्टि का लक्षण है, और कुष्ठ का और वातरक्त का पूर्व रूप है। पूर्व रूप। ठीक है बेटा, पूर्व। ठीक है, तो देख लेंगे। स्वेदो अत्यर्थम नावा, कार्ष्ण्यम, स्पर्श अज्ञत्वम शतयतिरुक, स्पेशली देख लेना। लोग क्या सोचते हैं लाइन जब पढ़ते हैं ना, स्पर्श अज्ञत्वम शतयरुक प्लस स्वेदोत्यर्थम नावा, तो बिल्कुल कुष्ठ लगता है उनको, कि शायद कुष्ठ की बात चल रही है, कि सेंसेशन लॉस हो गया, है ना, अतिरुक हो रही है। लेकिन ध्यान रखोगे, ये कृष्णता का आना, ब्लैकनेस जो आ रही है, तो वो वायु और रक्त की वजह से आ सकती है। रक्त में क्या है कि कलर बिल्कुल कृष्ण जैसा हो जाता है, और वायु का तो है कैरेक्टर कृष्णता होना। तो ये कृष्ण वर्ण जो है यहाँ से पहचान कर लेना कि ये वातरक्त का पूर्व रूप है। तो स्वेदोत्यर्थम नावा, कार्ष्ण्यम, स्पर्श अज्ञत्वम, शतयतिरुक, संधि शैथिल्यम, आलस्य, सदनम, पिडकोद्गमा, ये देख सकते हो कि पिडकाएं बन जाते हैं, पिडकोद्गमा, जानु जंघा उरु कटी अंश, हस्त पाद अंग संधिषु निस्तोदा, स्फुरणम भेदो गुरुत्वम सुप्तिरेव च। तो और कुछ खास नहीं है,
पहली दोनों लाइनों में देख लेना, पिडकाओं की उत्पत्ति होना, स्वेदोत्यर्थम नाव, कार्षण्यम, स्पर्श अज्ञत्वम और क्षत्यतिरूप। नेक्स्ट आ जाते हैं भेद। तो रोग के 2 भेद भी बताए गए हैं और 8 भेद भी बताए गए हैं वातरक्त के। कह रहे हैं 2 भेद भी हैं और 8 भेद भी हैं। देख लेते हैं। अच्छा, जो इन्होंने 8 भेद बता रखे हैं ना, उनमें रक्त को भी साथ में ले लिया है। ठीक है, कोई पूछे तो पता होना चाहिए, बाकी याद नहीं करेंगे हम। तो देख लो, 2 भेद ही हैं, यही पूछे जाते हैं, उत्तान और गंभीर। उत्तान मतलब सुपरफिशियल है रोग अभी, गंभीर का मतलब गहरी धातु तक पहुंच चुका है। तो उत्तान में त्वचा और मांस के ही आश्रित होता है और गंभीर में आभ्यंतर धातुओं में पहुंच जाता है। कुछ आचार्य तो ऐसे उत्तान अवगाढ़ या उत्तान गंभीर 2 भेद मानते हैं, लेकिन सुश्रुत के कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये 2 अलग अलग भेद नहीं है, एक ही रोग की 2 अवस्थाएं हैं। तो उन्होंने इनको अलग अलग भेद मानने से मना किया, एक ही रोग की 2 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, वो भी याद रख लेना। यही देख पा रहे हो आचार्य चक्रपाणी वातरक्त के भेद अलग अलग इस तरह बता दिए कि वात की वजह से 35 भेद हैं, मतलब 35 प्रकार का वातरक्त होता है। पित्त से 30 और कफ से 10। मैं नहीं कह रहा याद करने को, मन है देखना चाहो देख लेना। उत्तान और गंभीर वातरक्त के लक्षण देख लो आप। उत्तान में कह रहे हैं कंडू, दाह, रुक, आयाम, तोड़, स्फुरण, आकुंचन, त्वचा का वर्ण श्याव, रक्त या ताम्र वर्ण का हो जाता है। गंभीर वातरक्त में कह रहे हैं जकड़ाहट हो रही है। ये हिंदी वर्ड लिख दिया प्रॉपर, एक मिनट हो गया, मैं श्लोक के बता देता हूँ। तो गंभीर में बेटा लिख रहे हैं स्तब्धता, है ना, और उसके साथ साथ श्याव, ताम्र वर्ण हो जाना, दाह होना, तोद होना और स्फुरण होना। एक ट्रिक लिखोगे, लिखो, लिखो श्याम, श्याम तुम्हारे दांतों में स्फुरण, है ना, आप श्याम को बोल रहे हो कि श्याम तुम्हारे दांतों में स्फुरण हो रहा है, ऐसे ट्रिक है हमारी। श्याम तुम्हारे दांतों में स्फुरण। ठीक, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो लक्षण मैंने आपको बताया ना, कौन कौन से, ये श्याम यानी श्याव, तुम्हारे मतलब ताम्र, दांतों तो दाह और तोद, में स्फुरण यानी स्फुरण, ये कैरेक्टर आपको दोनों वातरक्त में मिलेंगे, उत्तान में भी मिलेंगे, गंभीर में भी मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है। लेकिन आपको एग्जाम में जब श्लोक देगा तो पहचानोगे कैसे कि कौन सा उत्तान है कौन सा गंभीर है? अगर ये सारे कैरेक्टर एक साथ लिखे हो श्लोक के अंदर, अगर देखना चाहो श्लोक नंबर 21 है, तो वहां लिखा है श्याव, ताम्र अथवा दाह, तोद, स्फुरण, पाकवान, ऐसा करके, तो सारे लक्षण एक साथ लिखे हो तो वो गंभीर है। और अगर इस श्लोक में अलग अलग जगह अलग अलग शब्द हो, मिल जाए सारे आपको लेकिन टुकड़ों में लिखे हुए हो, कहीं कोई कहीं कोई, तो वो समझ लेना उत्तानवाद रक्त का श्लोक है। क्लियर? तो मतलब पहचानने के लिए बता रहा हूँ, कभी आता नहीं है लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो ट्रिक है अपनी कि शाम तुम्हारे दांतों में स्फुरण हो रहा है, तो इसको याद रखना। ये एक साथ मिलेगा तो गंभीर बात रखता है। एक कह रहे हैं उभयवात रक्त है, तो इसमें रुजा और दाह से युक्त वेग वाली वायु संधि अस्थियों में बार बार काटने की तरह पीड़ा उत्पन्न करती है, संधियों को टेढ़ा करके गमन करती है। वर्ड भी लिखा है चरत्ते अंतर वक्री कुर्वश्चा वेगवान, करोति खंज पंगुव, शरीर सर्वतश्चरण। तो कोई नहीं पूछता है, रहने दोगे। साध्य साध्यता पे आ जाते हैं, काफी जरूरी है। एक दोष की वजह से हो, नवीन हो वातरक, तो साध्य है। दुई दोषज याप्य है। दुई दोषज के साथ एक वर्ड और जोड़ लोगे, बोलो क्या? 1 वर्ष। 1 वर्ष एक पुराना। वर्ष ठीक है, तो 1 वर्ष भी लिख लो, यहाँ लिखने से रह गया हो। तो 1 वर्ष पुराना जो वातरक्त होता है वो कैसा होता है? याप्य होता है, ध्यान रखना। और त्रिदोषज हो, साथ में कॉम्प्लिकेशंस हो, तो वो असाध्य होगा। ठीक है, तो 1 वर्ष पुराना स्पेशली याद रखना कि याप्य होता है। उपद्रव पे आ जाओ, काफी सारे लिखे हुए हैं कि आज स्वप्न, निद्रा का नाना, अरुचि, मांसकोथ, शिरोग्रह, अंगुली वक्रता, तृष्णा, ज्वर, मोह और वेपक यानी कंपन, ये सब हो जाना। तो ये सब तो काम के नहीं है, जो पूछा जाता है वो एक याद रख लो कि यदि वात रक्त के रोगी को अकेला मोह उपद्रव हो जाए तब भी वात रक्त असाध्य हो जाता है। स्पेशली याद कर लेना, बहुत जरूरी है, पूछा जाता है कि कौन सा अकेला कॉम्प्लिकेशन हो जाने पे वात रक्त असाध्य हो जाएगा। तो मोह अगर हो जाए तो असाध्य हो जाता है। नेक्स्ट देखोगे, सुश्रुत ने भी बताया कुछ असाध्य लक्षण।
तो आ जानू स्फुटितम, कि जानू प्रदेश में स्फुटन हो जाए। प्रभिन्न प्रसरत अंगम, कि अंग जो है कटकर गिरने लगे। प्राण मास का क्षय हो जाए, तो कंडीशन असाध्य हो जाती है। पहला वाला जो पॉइंट है इसको याद रखेंगे कि जानू प्रदेश में स्फुटन, आ जानू स्फुटितम करके शब्द जो आया है, ये असाध्य लक्षण बताया है। और अगेन देख पा रहे हो कि 1 वर्ष पुराना जो होता है आप पे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। चिकित्सा वाला पार्ट इसका रह गया, वो कल कवर करेंगे। प्लस जो भी द्रव्य गुण का पार्ट रह गया होगा कल वो कवर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा, एंड की तरफ है, 2 ही पेज है। ठीक है, तो कल द्रव्य गुण बाकी बचा हुआ और साथ में ये पार्ट कवर करेंगे। तो कल आपका टेस्ट नहीं लेंगे द्रव्य गुण का, ले भी सकते हैं, मैं देखूंगा जैसा लगेगा मुझे। ठीक है, अदरवाइज आप परसों मान के चलो फिर टेस्ट अपना, क्योंकि द्रव्य गुण थोड़ा सा बचा हुआ है अभी। क्लियर, ब्रेक के बाद सेशन कराएंगे, क्वेश्चन आंसर करने हैं, करने का। चलो ठीक है, ब्रेक के बाद आते हैं, क्वेश्चन आंसर जिनको करने हैं करेंगे सेशन को। करने का शिवांगी आप लोग जरूर आ जाना है ना, 2 4 लोग के रहते हैं।